हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्योंकि ये वीडियो मैं अभी 6 पीएम पे रिकॉर्ड कर रही तो ये इवनिंग है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफेंस के जो भी करंट अफेयर्स हैं और मार्च मंथ के हम कवर करने वाले हैं इसमें मार्च मंथ के। ओके। और ये जितने भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है ना, ये एनडीए एग्जाम आपका सीडीएस एफकेट और जो भी फोर्सेस के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है। ठीक है, और भी जो भी एग्जाम्स हो, क्योंकि डिफेंस तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी, कुछ लाइन्स। माय नेम इज़ मिसेस कविता यादव एंड माय मैरिटल स्टेटस आई एम मैरिड टू एन ऑलिव ग्रीन एंड आई एम मदर ऑफ 2 kids. My qualification is I am MTech from IT Delhi, best 2011 to 13, and I went B.Ed so that I can teach in army schools. और मैं ये इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, स्लाइड्स बना रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये सब, बिकॉज मेरा मोटिव है कि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको हेल्प पहुँचे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा एम यही रहेगा, मेरे साथ और भी लोग हैं, कि इस एक प्लेटफॉर्म में आपको सारी गाइडेंस मिले, चाहे आपके वो पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी एसएसबी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो बस यही हमारा एक छोटा सा एम है। ठीक है, बाकी सोशल सर्विस करने जैसा आप समझ लो। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और मेरा बीटेक करने के बाद मैं कंपनीज़ में भी जॉब मैंने की हुई, और कुछ टाइम के लिए मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी, तो मैंने फैमिली को प्रायोरिटी दी। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आईएनएस द्रोणाचार्य। ये क्या है आईएनएस द्रोणाचार्य? ये न्यूज़ में था मार्च में। ठीक है, आई थिंक 17 मार्च की ये न्यूज़ है। ठीक है, ये कोई सबमरीन या वो शिप नहीं है, नाम ऐसा है आईएनएस द्रोणाचार्य, बट ये एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन गनरी एंड मिसाइल वॉरफेयर। ठीक है, और ये जो हमारे नेवी के जो पर्सनल हैं उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, उनके अलावा भी ये जो कोस्ट गार्ड हमारे जो भी पर्सनल होते हैं उनको भी, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस होते हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ से जो भी पर्सनल आते हैं उनको भी ये ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों था? ये फ़ोटो देखो, ये न्यूज़ हेडलाइन है। ठीक है, देखो 17 मार्च की है ये, इंडियन एक्सप्रेस का आई गेस फ़ोटो है। ठीक है, तो ये क्योंकि इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। ठीक है, ये देखो हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं। ठीक है, सो ये हैं नेवी चीफ आर हरी कुमार। ये जो आईएनएस द्रोणाचार्य प्रेस्टिजियस गनरी स्कूल है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, कोची केरला में। बस आपको इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के लिए, बट आपको इसमें से 3 to 4 लाइन ही आपको पता होनी चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट क्या करता है। ठीक है, गनरी स्कूल है, और है कहाँ पे? ये कोची केरला में है। दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, और ये कब से है? ये सिंस 1975। ये डेट नहीं भी याद करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेन करता है। ठीक है, और ये फील्ड है, इनमें स्मॉल आर्म्स होते हैं, नेवल मिसाइल्स हो गए, आर्टिलरी, रडार एंड डिफेंसिव काउंटर मेजर्स। ठीक है, और इनको प्रेजिडेंट्स कलर इनको अवार्ड मिला है क्योंकि वो एक्सेप्शनल सर्विसेज दिए हैं उन्होंने, इसीलिए। ठीक है, और वो भी पीस और वॉर में जो भी एक्सेप्शनल सर्विसेज देता है इंस्टीट्यूट, उनको प्रेसिडेंट्स कलर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, मिलिट्री यूनिट को, और इसको हम हाईएस्ट ऑनर समझते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज रेंडर टू द नेशन। और इसके अलावा भी ये जो नोडल सेंटर है ना, ये ट्रेनिंग देता है सागर प्रहारी बल को। ठीक है, और नेवी का जो सेंटर फॉर ट्रेनिंग सेवरल, और जो हमारे जो इंडियन ओशन रीजन में जो भी हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं उनके पर्सनल्स को भी ये ट्रेनिंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नोडल सेंटर फॉर ट्रेनिंग सागर प्रहारी बल, ये हमने कवर कर ही लिया है। इसमें मैंने दोबारा से अलग से इसमें मेंशन किया बिकॉज मुझे ये टर्म समझानी थी, सागर प्रहारी बल। ठीक है, ये स्पेशल फोर्सेज होती हैं। ठीक है, और जिनको बनाया गया है ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे इंडिया के जो भी ऑफ शोर जो एसेट्स हैं, हमारे जो सीज में जो भी समुद्र में जो हमारे एसेट्स हैं, हमारे वो शिप रहते हैं। ठीक है, हमारी ऑयल फील्ड होती हैं जो भी है। ठीक है, एक्सक्लूसिव जो हमारे इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका जो भी सागर प्रहारी बल, इनको दिस स्पेशल फोर्स को क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये फोर्स करती क्या है, रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? सेफ गार्डिंग इंडियाज ऑफशोर जो भी है, मैंने बताया ऑयल जो भी हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे जो भी पोर्ट्स हैं, अदर हमारे जो भी क्रिटिकल एसेट्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये भी मिग 29 फाइटर जेट। ये भी अभी न्यूज़ में था, और ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज़ जो पोलैंड कंट्री है, आपको सब पता है, जो यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है, इट्स बीन वन मोर देन 1 ईयर, ओके। सो आपको पता है जो भी नेटो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, रसिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि जो पोलैंड ने डिसाइड किया कि वो मिग 29 उनको देंगे, क्योंकि ये वो लोग इसको अभी रिटायर करने वाले हैं, ठीक है, इसका टाइम पूरा हो चुका है, बट उन्होंने इसमें कुछ रिपेयरिंग करके वो इसको यूक्रेन को देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वो सब तो दे नहीं सकते, क्योंकि रसिया को बुरा लगेगा, रसिया गुस्सा हो जाएगा कि ये मेरे ही अगेंस्ट वॉर जो उसमें उनको सपोर्ट करे। तो वो इसीलिए मिग 29 दे रहे हैं, थोड़ा सा रिपेयर करके उनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है। सिंगल सीट है, ठीक है, ट्विन इंजन होते हैं इसमें, एयर टू एयर फाइटर, ठीक है, हवा हवा से हवा में लड़ाई करने के लिए यूज होता है, यूज फॉर कंडक्टिंग ग्राउंड अटैक्स, और जो ग्राउंड पे जो भी हमारा टारगेट होता है उस पर अटैक करता है, ठीक है। और जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जो सोवियत के जो मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट थे, और जो डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किए थे, और ये फाउंडेड बाय द अर्टेम मिकोयन एंड द मिखेल गुरेविच, जो 1939 में, ठीक है। ये हमारे लिए इतनी, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये फाइटर जेट है पहली बार 1983 में इंस्टॉल की सॉरी इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। ये मैंने बताया, पोलैंड इनको डिलीवर करेगा, फाइटर जेट यूक्रेन को देगा, ठीक है। और वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस डूडा, उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये जो मिग 29 फाइटर जेट है ये हम देंगे। और इनको कहाँ से मिले थे, इन्होंने जो ईस्ट जर्मनी है वहाँ से लिए थे, जब ये और जब वो बर्लिन वॉल थी जो फॉल हो गई थी, तब इनको वहाँ से मिले थे, ठीक है। और इनको, क्योंकि इनकी जो लाइफ थी वो कंप्लीट हो चुकी 30 इयर्स, बट स्टिल सही अच्छी खासी कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनका थोड़ा सा और रिपेयर करके हम क्यों ना हम यूक्रेन को ही दे दें, वही थोड़ा इनके साथ एडवेंचर कर लेंगे इसीलिए, ठीक है। और वो इनको किससे रिप्लेस करेंगे, साउथ कोरियन FA-50S और यूएसए का F-35, ठीक है। ये जो दो है ना, इनसे वो रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो चीता है, इसको कौन नहीं जानता, ठीक है। और इनको कोई अच्छे रीजन की वजह से अभी तो फिलहाल कोई नहीं जानता, बट सब बुरे रीजन की वजह से ही जानते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी चीता की वजह से ही आई थिंक ऐसे कुछ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, अभी भी क्रैश हुआ है, 2 ऑफिसर मतलब शहीद हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये हेडलाइन है, चीता हेलीकॉप्टर क्रैशेस इन अरुणाचल प्रदेश। फिर वाई दिस एजिंग एयरक्राफ्ट, मतलब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इट्स स्टिल इंटीग्रल टू इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस, कि भैया ये इतना अहम क्यों है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ऐसा क्या खास बात है इसमें, और इसका रिप्लेसमेंट इनको क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की वेबसाइट से ही लिया था, ये फ़ोटो वगैरह भी, और इसके कुछ इन्फॉर्मेशन, ये जो 2 ऑफिसर थे जो इसमें क्रैश में शहीद हो गए, ठीक है। और ये जो चीता है ना, ये हाई ऑल्टीट्यूड और जो ट्रॉपिकल कंडीशंस होती है वहाँ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो लाइसेंस बिल्ट वर्जन है किसका, ये फ्रेंच एरोस्पेशियल जो SA-30 315B लामा, ठीक है, इसका ये लाइसेंस बिल्ट वर्जन है, ठीक है। और इसको बनाया गया था ताकि हाई अल्टीट्यूड और जो ट्रॉपिकल कंडीशंस है वहाँ पे इसको ऑपरेट किया जा सके, ठीक है। प्राइमरली मेनली तो इसको यूज किया जाता है सर्विलांस के लिए, रिकॉनोसेंस के लिए, ठीक है। इंडियन आर्मी यूज करती है, बट इसको दूसरे रोल के लिए भी हम यूज़ कर, जैसे कि मेडिकल इवैक्यूएशन करना हो आपको, ठीक है। मेडिकल इवैक्यूएशन क्या होता है कि मान लो कि किसी को कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है। तो मेडिकल इवैक्यूएशन करना हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना हो पर्सनल को, मान लो आपको इस एक पोस्ट चेक पोस्ट से आपको दूसरे पोस्ट पे जाना हो, कुछ भी हो, एक स्टेशन से आपको दूसरे स्टेशन पे जाना हो जहाँ पे आपकी रोड कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, ठीक है, तो यही यूज़ किया जाता है। सप्लाईज़ में भी वो सप्लाईज़ कुछ भी हो सकते हैं, आप मेडिसिन भी सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो भी राशन वगैरह होता है वो भी, उसकी भी सप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। तो यही इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया कि कैसे जो लामा था वो चीता बन गया, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लेना,
बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पूछ सकते हैं जो चीता है इसको कौन बनाता है, ठीक है? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बनाता है और अभी तक ये 279 जो चीता है वो सोल सेल कर चुका है, ठीक है? और ये वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडिया में भी और बाहर के कंट्रीज़ में भी, ठीक है? अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब ये इतना ज़्यादा क्रैश होता है, ठीक है? इतनी ज़्यादा मतलब हमारे जो मतलब सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो ये फिर भी इंटीग्रल क्यों है? इसका अभी तक कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं मिला? ठीक है? और ये 1970 से हमारा सर्विस में रहा चुका है, मतलब तब से अभी तक यूज़ हो रहा है, ठीक है? और ये वो जो भी हमारे जितने भी लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ उनमें काफ़ी यूज़ हुआ है, जो हमारा कारगिल वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ 1999 में, ठीक है? तो ये कारगिल वॉर तो मैं नहीं भूल सकती हूँ बिकॉज़ मेरे रिलेटिव थे जो इस कारगिल वॉर में थे। सो आई नो अबाउट इट बट उसमें भी इसको यूज़ किया गया था, ठीक है? ये सबको ये रिलायबल है, वर्सेटाइल है, इसी वजह से ये इंटीग्रल है। बट अभी लेकिन टाइम आ चुका है कि इसको रिप्लेस किया जाए किसी अच्छे हेलीकॉप्टर से इसको रिप्लेस किया जाए जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, ठीक है? और ये बैकबोन तो ये हमने देख लिया, ठीक है? इसके काफ़ी सारे ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है, जो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है जैसे कि हिमालय जो वहाँ पे भी यूज़ होता है, ठीक है? सियाचिन जो हमारा ग्लेशियर है, वहाँ जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जिसको बोलते हैं, जो 6000 मीटर पे है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया गया है, ठीक है? और एक और इसमें इन्होंने एडवांसमेंट किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, उसमें ट्वेन 12.7 एमएम की हैवी मशीन गन और 70 एमएम के रॉकेट्स, ये इसमें उन्होंने इंस्टॉल किए थे, इसको मॉडिफ़ाई करके। तो जब ये 2 चीज़ें उसपे इंस्टॉल की गई, तो उसको क्या बोला जाता है? लैंसर, ठीक है? अब इसके कुछ और फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट इसमें से कुछ होगा, मैं बता दूँगी क्या याद रखना है आपको, ठीक है? अब यही बता रहा है कि मोर देन 275 चीता उन्होंने बनाए गए हैं और 50 चेतक बनाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, ठीक है? तो यही है, ये तो मैं बता चुकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, आप नहीं भूलोगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है? और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है वो फिलहाल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बना रही है और ये लोग बोल रहे हैं जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है ना, वही इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है? ये काफ़ी एडवांस्ड है, ठीक है? ये 5.5 टन क्लास हेलीकॉप्टर हैं, जो कमिंग ईयर्स में 2024 और उसके बाद भी ये इंडक्ट होंगे, ठीक है? ताकि जो हमारा हाई एल्टीट्यूड है, जो हिमालयस, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वहाँ पे और जो सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे इसको यूज़ किया जाए सर्विलांस करने के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो आपको पर्सनल्स का, सप्लाइज़ का, मेडिसिन का, राशन, जो भी सामान होता है उसका, ठीक है? अब ये देखो डेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब दुःख देने वाला डेटा है। 2017 से लेके 2022 से लेके अभी तक बोल रहे हैं कि 10 चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स हैव क्रैश्ड। समझ रहे हो? और हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि जो पायलट होता है और जो को पायलट होता है कि वो दोनों बच जाएँ, ठीक है? ये बहुत कम लोग होते हैं जो लकी होते हैं इवैक्यूएट मतलब सॉरी जो इजेक्ट कर जाते हैं और बच जाते हैं। बट इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट था ये इंसिडेंट, तो नहीं वो इजेक्ट कर पाए, ठीक है? और तो मार्च 2022 में लास्ट ईयर की तो बात है, तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला था कि 42 जो 42 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, फोर्सेस के पर्सनल हैव बीन किल्ड इन द लास्ट 5 इयर्स। सोच रहे हो? इन 45 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर क्रैशेस, सोच रहे हो? 42 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, सोच रहे हो? हमारे 42 आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल। तो ये बहुत मतलब दुःख देने वाली बात है। बट अभी चल रहा है काम, तो ये बोल रहे हैं कि कोई बेटर अल्टरनेटिव नहीं है। बट लोग बोल रहे हैं कि जो हॉट एंड हाई मतलब प्लेसेस पे परफॉर्म करने के लिए जो एयरबस H125 मार्केट में अवेलेबल है, बट इंडिया चाहता है कि इंडिजीनियस मतलब डेवलपमेंट करना चाहता है और वही प्रोड्यूस करना भी चाहता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को परमिशन दी है कि आप 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आप प्रोड्यूस करो और जिनकी डिलीवरी होगी 2024 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ट्रॉफी जो जनरल बिपिन रावत हैं सब जानते हैं, ठीक है? और जो हमारे फर्स्ट
सीडीएस भी था, और जो आपकी अग्निवीर जो टीम है उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है? और आर्मी में जितने भी मॉडर्नाइजेशन हुआ उनमें भी इनका काफ़ी रोल था, ठीक है? तो इनके बारे में हम कुछ फैक्ट अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये उनकी फ़ोटो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। तो ठीक है, इनको मतलब सम्मानित करने के लिए 2 ट्रॉफ़ी मतलब इन लोगों ने डिसाइड किया, नेवी ने, ठीक है? इंडियन नेवी ने। द फर्स्ट होगी जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफ़ी। ये किनको दी जाएगी? जो वुमेन अग्निवीर है ना, जो फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो मेरिट में सबसे मतलब फर्स्ट है, उनको दी जाएगी, ठीक है? और ये प्रेज़ेंट कौन करेगा? द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है? जब भी उनकी पासिंग आउट परेड होगी, और ये अभी हमें पता है अग्निवीर तो लेटेस्ट जो स्कीम है, ठीक है? इसकी डिफेंस में लेटेस्ट इनोवेशन है, और उनका फर्स्ट बैच है वो जो 28 मार्च 2023 को लोग पासिंग आउट परेड होगी उनकी, ठीक है? कहाँ पे होगी? आईएनएस चिल्का, ठीक है? दूसरी ट्रॉफी है जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी फॉर द मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर, ठीक है? मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर को दी जाएगी, और कहाँ पे? जो ये वाला कोर्स कर रहे हो, द नेवल हायर कमांड कोर्स, एनएचसीसी, और कहाँ पे होता है ये? नेवल वॉर कॉलेज गोवा में, ठीक है? इनको ये ट्रॉफी दी जाएगी। 2 ट्रॉफी के तो कि तो ये ट्रॉफी इन्होंने उनको सम्मानित करने के लिए दी है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे द सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? ये बाइनियल है, कोऑर्डिनेटेड मल्टीलेटरल है, ठीक है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, ठीक है? और ये कौन सी कंट्री ने होस्ट की थी? ये यूनाइटेड स्टेट की नेवी ने की थी, ठीक है? कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किए थे? जापान, कनाडा, साउथ कोरिया एंड इंडिया। इसका एम क्या है? टू अचीव हाई लेवल ऑफ सिनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन। ये हर ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज का यही मतलब एम होता है, ठीक है? अगर नेवी का है तो वो इंडो पैसिफिक रीजन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और ये कब से कब हुई थी? ये मार्च 15 से मार्च 30, अभी भी मीन्स ये चल रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ठीक है? और ये थर्ड एडिशन था, ठीक है? ये कुछ पॉइंट है, आप ये नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, बट ये कुछ पॉइंट है कि कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था, ठीक है? और कौन कौन सी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? जापान, कनाडा, साउथ कोरिया एंड इंडिया। टोटल 5 हो गई, ठीक है? और ये थर्ड एडिशन था, और पहली कब हुई थी? जो 2015 में। अब हम बात करेंगे, इसमें यूएसए का एक क्राफ्ट था P8I, इसने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? तो इसके बारे में 2-3 लाइनें देख लेते हैं। क्या ये लॉन्ग रेंज है, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, ठीक है? इसमें एडवांस सेंसर्स लगे रहते हैं, रडार्स लगे रहते हैं, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी होते हैं, ठीक है? मान लो कोई भी सबमरीन इसको अटैक नहीं कर सकते, ये एंटी सबमरीन है, मतलब अगर कोई सबमरीन है तो ये उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके? जो एयरक्राफ्ट है इसको डिज़ाइन किया था कि डिटेक्ट करे, ट्रैक करे और इंगेज करे एनिमी सबमरीन को, और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। और दूसरे भी मैरीटाइम थ्रेट होते हैं, समुद्र में जो भी इस चीज़ में जो भी थ्रेट होते हैं उनको भी ये टैकल कर लेता है अच्छे से, ठीक है? तो ये सी ड्रैगन जो 23 जो एक्सरसाइज हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था इस एयरक्राफ्ट में, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे और दूसरे जो भी एयरक्राफ्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखो, P8A ऑफ द यूएसए नेवी, ठीक है? P1 फ्रॉम द जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है? CP140 फ्रॉम द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स एंड द P3C फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है? दूसरी हमारी एक एक्सरसाइज है, जो थर्ड एक्सरसाइज थी बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ठीक है? इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए सब मार्च के हैं, याद रखना, ठीक है? और कौन सा एडिशन था? 30th एडिशन था, ठीक है? और ये आर्मीज ऑफ इंडिया और सिंगापुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कब से कब? 6 मार्च से 13 मार्च तक हुई थी, ठीक है? और कहाँ पे? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक है? ये 4 पॉइंट ही याद रखना। ये देखो, ये तो मैंने लिख दिया, ये अभी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है, ये तो आप बना के भी लिख सकते हो, कोऑपरेशन एनहांस करने के लिए, ठीक है? कॉम्बैट इमर्जिंग थ्रेट्स, अडेप्ट टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, ये सब तो हर एक्सरसाइज में कॉमन ही होता है, ठीक है? ताकि जो भी दोनों की आर्मीज़ हैं वो अपने आइडियाज़ और उनकी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक्सचेंज करें, ठीक है? तो वो तो सब कॉमन है हर एक्सरसाइज में, ठीक है? तो ये कुछ फ़ोटो हैं, ये जो हमारा ये टैंक है जो आर्मर्ड यूनिट होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? ये देखो, ये कंप्यूटर वॉर गेम टाइप चीज़ है कि वहीं पे ये सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दिया जाता है कि आपको बैठे हो और आपको कंप्यूटर में ही लड़ाई लड़नी है, मतलब बैटल जैसा सिनेरियो मतलब प्रोवाइड किया जाता है इसमें, ठीक है?
और ये किसके अंडर हुई थी? द बायलैटरल अरेंजमेंट फॉर द जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस बिटवीन द सिंगापुर आर्मी एंड द इंडियन आर्मी। सबसे पहले इस 2005 में हुई थी, ठीक है? बस इतना ही याद करने की ज़रूरत है। ये देखो, ये भी फ़ोटो मैंने ऑफ़िशियल पीआईबी की वेबसाइट से ली है, ठीक है? और इसमें क्या था, बटालियन और ब्रिगेड लेवल की प्लानिंग एलिमेंट्स थे इसमें, कंप्यूटर वॉर गेमिंग थी जो मैंने फ़ोटो भी लगाई है, ठीक है? और सोल्जर्स कहाँ थे? 42nd बटालियन सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट थी और आर्मर्ड ब्रिगेड थी इंडियन आर्मी की, जो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? और ज़्यादा इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब क्या करेंगे, सम क्या होता है, ठीक है? तो अभी 7 मार्च को क्या होता है कि इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था, एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की थी, ठीक है? टेस्ट फायरिंग मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, बट वो टाइम टू टाइम ना टेस्ट फायरिंग करते रहते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स होती रहती हैं। जो मरसम क्या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, ठीक है? सरफेस से एयर में जाते मिसाइल, और ये कहाँ से थे? आईएनएस विशाखापट्टनम, जो हमारा फ्रंट लाइन वॉरशिप है, ठीक है? और ये हमारे, क्योंकि अगर नेवी की देखो कोई शिप है तो ये एंटी शिप मिसाइल होगी, ठीक है? सामने से जो भी शिप आ रही होगी इसको ये क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। अब बात करते हैं मरसम, क्वेश्चन यही पूछेगा, इसकी फुल फॉर्म हो गया, ठीक है? और ये इसको कौन से वॉरशिप पे इसको लॉन्च किया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसको डेवलप किसने किया था? डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया था, ठीक है? डिजाइन और डेवलपमेंट तो हो गए, प्रोडक्शन कहाँ हुआ था? बीडीएल, बीडीएल स्टैंड्स फॉर भारत डायनामिक लिमिटेड, ठीक है? तो ये याद करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डीआरडीओ, ये ठीक है? और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, ठीक है? इससे हमारा सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है? और आर्मी जो यूज़ करती है ना मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं। आर्मी के लिए अलग वर्जन होता है, एयरफोर्स के लिए अलग वर्जन वर्जन होते हैं इसके मिसाइल्स के, ठीक है? ये और इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, देखो। एयरबोर्न थ्रेट हो गया, माने कोई ड्रोन हो गया, ठीक है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया, कोई एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है? कोई मिसल्स मिसल्स आ रही है, वो जो एयरबोर्न थ्रेट होते हैं उन सबको ये क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है? ये मैंने लिख दिया, क्रूज मिसाइल एयरक्राफ्ट। और ये किसने बनाई थी? इंडिया और इजराइल ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें बहुत सारे ना भर भर के ना स्टार लगा लेना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है? और एक मीडियम रेंज मिसाइल है ये, ठीक है? जो रेंज के आधार पे ना हम जो मिसाइल्स है ना उनको उनका डिवीजन करते हैं, ठीक है? शॉर्ट रेंज हो गया आपका एक, तो ठीक है? एक ये लेस देन 1000 किलोमीटर होता है, दूसरा आपको होता है मीडियम रेंज हो गया, ठीक है? दूसरा आपका होता है इंटरमीडिएट रेंज हो गया, एक आपका होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, ठीक है? जो दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी अटैक कर सके, ठीक है? और ये मोस्टली क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे? जैसे आपने इसको यहाँ से लॉन्च किया तो ये ऐसे 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 करके यहाँ पे मान लो ग्राउंड पे कहीं इसका टारगेट है तो वहाँ पे ये अटैक करेगी, तो ये इस ट्रेजेक्ट्री में ऐसे जाती है ये, ठीक है? और ये ट्रेजेक्ट्री याद रखना है बैलिस्टिक मिसाइल में, ठीक है? जैसे अग्नि हो गया, हमारे पृथ्वी हो गया, शौर्य हो गई, ये सभी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है? ये बता दिए, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन ये यूज़ करते हैं, फिर इनकी रेंज क्या होती है? लेस देन 3500 किलोमीटर होती है। और जो अगर लैंड बेस्ड इसका वर्जन क्या है मरसम का? बैराक 8। ये फैक्ट याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल डिटेल है, ये आपको देखने की ज़रूरत इतनी है नहीं है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आईएनएस विक्रांत। ये न्यूज़ में क्यों है? ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिजीनियस मतलब इसकी आई थिंक ऑलमोस्ट 76, 100% तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं अभी, बट इसके 76% जो पार्ट्स हैं ना वो इंडिया में ही डेवलप हुए। अब सोचो, इंडिया में जब ये आईएनएस विक्रांत बना होगा तो इसको बनाने के लिए स्टील जो भी और अदर मटेरियल्स लगे होंगे, ठीक है? जो भी टेक्नोलॉजी लगी होगी, ठीक है? जो भी लेबर लगे होंगे, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, तो सोचो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, है ना? बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा। तो यही होता है, तभी तो गवर्नमेंट फोकस करती है कि इंडिया में ही मेक इन इंडिया पे फोकस करती है, क्योंकि अगर इंडिया में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होगी ना तो उससे हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, एमएसएमई, उनको भी मतलब उनको भी फ़ायदा होता है इससे, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, हमारे जो भी लेबर है, हमारे जो भी इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है?
तो अब ये देखो फ़ोटो है, कितनी ब्यूटीफुल फ़ोटो। मैं तो ये जब भी ऐसे कुछ फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तो मुझे आई फ़ील सो प्राउड ऑफ माय कंट्री। सो और इट ब्रिंग्स मतलब टीयर्स इन माय आईज़। सो वो फीलिंग तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था आईएनएस विक्रांत? क्योंकि जो इनॉग्रल एडिशन था ना, द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो 2023, ये इसी के ऊपर हुई थी, अबोर्ड आईएनएस विक्रांत। इसीलिए ये न्यूज़ में था दोबारा। ठीक है, वो उनको जो उनका अपना जो भी मिलिट्री स्ट्रैटेजिक लेवल की जो भी बातें करनी होंगी, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये कुछ फ़ोटो हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अगर ये न्यूज़ में था कोई चीज़, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है और हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये हमें पता होनी चाहिए, इंडिजीनियसली डिज़ाइन्ड है, ठीक है, और बिल्ट भी है। और क्या है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, कि मतलब इसकी हाइट और आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसकी लेंथ में इतनी ज़्यादा तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो इसकी लेंथ है, तो इस पे काफ़ी जो एयरक्राफ्ट मतलब जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो काफ़ी इस पे लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इंडिया की रेपुटेशन तो बढ़ ही गई है। जो भी नेशन थे ना, एलीट क्लब ऑफ नेशंस, उसमें हम लोग भी शामिल हो गए हैं, ठीक है। और बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है कि आप खुद ही डिज़ाइन कर रहे हो, खुद ही उसको बना रहे हो। इतना जायंट और पावरफुल वॉरशिप है, वो कोई छोटा सा वॉरशिप नहीं है। आप सोच सकते हो उस पर आई थिंक मोर देन 20 जो फाइटर जेट है वो इस पे मतलब खड़े रह सकते हैं। सोचो आप कितना वो जायंट होगा, कितना बड़ा होगा, ठीक है। उसका नाम किनके नाम पे रखा गया है, जो पहले हमारे जो आईएनएस विक्रांत थे, जो 1961 में इंडक्ट हुए थे, उनके नाम पे रखा था। इसका संस्कृत में अगर मतलब देखो तो करेजियस, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या है, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये अच्छा है। और ये किसने डिजाइन किया है, द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, WDB, ठीक है। और ये इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन है नेवी की, ठीक है। और मैन्युफैक्चर किसने किया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। वो क्या है, PSU है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये तो कॉमन सेंस से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, बट ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी, ये पूछा जाएगा। ये कमीशन के 2022 में हुआ, तो समझ लो अभी 2023 है, तो लास्ट ईयर कमीशन हुआ है। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हमारे 26 MiG-29 के इस पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और 26 रफाल फाइटर जेट जो हमने फ्रांस से लिए हैं, वो भी इस पे एक टाइम पे इसके साथ रह सकते हैं। इतने सारे, सोचो कितना स्पेस है, कितना उसकी लेंथ है, कितना उसकी विड्थ है, ठीक है। उसके अलावा भी ये 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी इस पे आ सकते हैं, ठीक है। 4 MH-60R हेलीकॉप्टर्स ये भी अकोमोडेट कर सकता है, ये इतना जाइंट है, ठीक है। ये आप फ़ोटो देख सकते हो, इसमें कुछ मतलब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं इसमें कितने कंपार्टमेंट हैं, देखो ये क्रू कितने हैं। हाँ, ये आप याद रख सकते हो, इसकी टॉप स्पीड कितनी होती है, 28 नॉट्स होती है, ठीक है। क्रूजिंग स्पीड 18, ठीक है। एंड्योरेंस ये आप याद रख सकते हो। इसकी हाइट देख लो 59 है मीटर, और इसकी लेंथ देख लो 262 मीटर है, ठीक है। ये देखो MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट होता है। कमो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, ये भी अकोमोडेट कर सकता है ये, ठीक है। अमेरिकन बिल्ट है हमारे ये। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं ये। इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में थे, ये भी हम कवर करेंगे। तो ये वेपन इस पे इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि जो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट है, वो ओरिजिनली ब्रिटिश बिल्ट HMS हरक्यूल एंड HMS हरमीन्स थे, ठीक है, हरमीज थे। सो थैंक यू सो मच। ये मार्च करंट अफेयर्स का पार्ट 1 था, कि पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, और भी आप इसको अपने जो भी नोट्स हैं उसको आप भी सप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी बहुत सारी न्यूज़ है, बट मैंने जितना कराया वो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा ही है उसमें कुछ पॉइंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर करो। इस चैनल पे डिफेंस रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस आपको मतलब नीडेड होती है एक डिफेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए लास्ट स्टेज तक, वो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो आपको इस चैनल पे मिलेगा, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हम 3-4 लोगों की टीम है, तो वो सब हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं ताकि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको हेल्प पहुँचे, ठीक है।
और लेटेस्ट मैंने ये मूवी देखी थी, एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, कैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा बिज़नेस बन गया है, ठीक है? गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं और जो अमीर लोग हैं, माँ-बाप हैं, उनके बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है? तो वही इस मूवी में बताया गया है कैसे धानुष तो ये मूवी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप ये मूवी ज़रूर देखना। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।